राजस्थान के लिए इनकी उपलब्धियों का बखान करवाया है, पर मैं समझता हूँ 2 साल में विकास के नाम पर कोई काम किसी गांव में, किसी जिले में, कहीं पर भी कोई काम देखने को नज़र नहीं आता सिवाय कोटा के। मैं सभापति महोदय यह निवेदन करना चाहूँगा, वसुंधरा जी के शासन के समय राजस्थान की सरकार ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए कई सारी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई, लेकिन उन ज़्यादातर स्कीम्स को या तो बंद कर दिया गया है या उनका नाम बदल दिया गया है। इससे मैं समझता हूँ राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 2 साल में जो सबसे अधिक आवश्यकता मुझे नज़र आती है वो नज़र आती है रोजगार की। राजस्थान का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, चाहे गांव हो या शहर हो। इसलिए युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इस बाबत प्रयास करने चाहिए थे, पर मुझे दुख है कि सरकार की तरफ से कोई काम, ये कोई ऑर्डर नहीं होता, ये नहीं हुए या उनको युवाओं के लिए मत करो, आपका बोलने का नाम रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल के अंदर या कोरोना के पहले राजस्थान में आयुष्मान भारत बीमा योजना को लागू किया, लेकिन इस योजनाओं में प्रावधान इस प्रकार के कर दिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलग और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अलग। उसका नतीजा है कि जहां भामाशाह स्वास्थ्य योजना के समय, हमारी सरकार के समय भामाशाह योजना से करीब 1057 प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़े हुए थे, आज स्थिति यह है कि जो आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इससे 500 से भी कम प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़ पाए हैं। निश्चित रूप से मैं निवेदन आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दें ताकि गरीब का इलाज समय पर हो सके। यही नहीं अध्यक्ष सभापति महोदय, राजस्थान में बिजली की दरें हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। 50 यूनिट बिजली तक 4 रुपये 50 पैसे है, जबकि हरियाणा में ये दर 2 रुपये है, गुजरात में 3 रुपये 5 पैसे है और दिल्ली में मात्र 3 रुपये है। यहाँ पर अपने यहाँ स्थायी शुल्क और सेस लगने के कारण बिजली की दरें सर्वाधिक हो गई है। राजस्थान में 55 यूनिट का बिजली का बिल 700 रुपये का आ रहा है। जब मैंने इसको गुणा भाग किया, ये प्रति यूनिट 13 रुपये 34 पैसे प्रति यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही है, डोमेस्टिक कनेक्शंस वालों को मिल रही है। इसी प्रकार से व्यावसायिक औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी काफ़ी बिजली का भार डाल दिया है। मेरा सरकार से ये भी निवेदन है कि इस ओर ध्यान दे। सरकार ने वादा किया था कि किसानों का बिजली का बिल कम करेंगे, वो वादा तो इनका झूठा निकला और किसानों को अपने आप को हितैषी बताते हैं। और वसुंधरा सरकार में जो 833 रुपये
पर मंथ की किसानों को सब्सिडी दी गई थी वो समाप्त कर दी है। मेरा निवेदन है कि आप किसानों के हितैषी बन रहे हो। अभी अभी आपने पूरे राजस्थान में धरना दिया है, कम से कम आप सब भी इस प्रकार की कोशिश करें कि ये जो किसानों को सब्सिडी वसुंधरा सरकार में दी थी वो वापस चालू हो। यही नहीं है सभापति महोदय, पेट्रोल डीजल का महंगाई से सीधा संबंध है। देश में पेट्रोल और डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है। यदि वेट और करों की दरों की तुलना करें तो अन्य राज्यों से राजस्थान में पेट्रोल पर टैक्स लगभग 36% और डीजल पर लगभग 26% है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में टैक्स 20 रुपये 10 पैसे, डीजल पर 20 रुपये 20 पैसे ही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पेट्रोल और डीजल पे वेट की दरों को तत्काल कम करें ताकि किसान, गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों को इसका लाभ मिल सके। बड़े आदमियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर गरीब आदमी जरूर पिस रहा है और इस पे आप अवश्य ध्यान देंगे, इस प्रकार का मेरा निवेदन है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। आधे में रेगिस्तान है, पानी की अपने यहाँ बहुत कमी है। पेयजल और सिंचाई के लिए भी पानी रीत गया है। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार की फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें जिसमें कम पानी लगता हो। मान्यवर, गाय हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। आज शहरों में ही नहीं, गांवों में भी गाय निरंतर, गायों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और वो शहर और गांव में लावारिस घूमती आपको कहीं पर भी दिख जाएगी। और राजस्थान का कुछ हिस्सा तो अपने ऊपर कलंक है, हम सब के ऊपर कलंक है, जहाँ पर गोकशी की जा रही है और गायों का वो एक तरह से कत्लेआम हो रहा है उनका। ये हमारे लिए कलंक है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक जिले में जहाँ पर भी जरूरी हो, जितनी भी आवश्यकता हो, गौशालाएं खुलवाएं ताकि हमारी संस्कृति का प्रतीक गौ माता को हम संरक्षण दे सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कैंसर की बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। कैंसर का मुख्य कारण पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र है, इस प्रकार का बताया जाता है। इनकी रोकथाम के लिए माननीय मेरा निवेदन है कि हम सबको ऑर्गेनिक खेती की तरफ मुड़ना चाहिए। जो किसान ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिले, कुछ और फायदे मिलें ताकि वो ऑर्गेनिक खेती कर सके। गौशालाओं का मैंने जिक्र किया, गौशालाएं भी इसमें लाभकर हो सकती है। जो उनका जो गोबर वगैरह है वो ऑर्गेनिक खेती में काम आ सकता है, इसलिए गौशालाएं भी निश्चित रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं। मेरा यह भी निवेदन है और अभी भाषण में आपने अल्पसंख्यकों के लिए, बच्चों के लिए वजीफे का ऐलान किया है। मेरा यही कहना है कि अल्पसंख्यकों के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, खाली उपलब्धियां का जिक्र मात्र किया है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय खुश हो सके, वाई लूटने का प्रयास किया है। मान्यवर, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अल्पसंख्यक नाम से मात्र मुसलमानों को देखा जाता है। जैन, सिख,
ईसाई, हम सब लोग भी अल्पसंख्यक हैं। हमारे लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि और हमारे लिए भी कोई इस प्रकार की योजनाएं अलग से बनाई जानी चाहिए। हमारा धर्म अलग है, हमारी गिनती अल्पसंख्यकों में होती है, तो निश्चित रूप से चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे और कोई मत मतांतर का व्यक्ति हो, उसको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा सरकार को देना चाहिए, ताकि वो समाज के साथ, समाज के बराबरी में समाज के साथ चल सके। यही नहीं, वसुंधरा जी ने अन्नपूर्णा योजना चालू की थी कि गरीब को 8 रुपये में खाना और 5 रुपये में नाश्ता मिल सके। पहले तो ये योजना सरकार बनते ही बंद कर दी, फिर बाद में इस योजना को चालू किया गया महात्मा गांधी के नाम से, है इंदिरा गांधी रसोई योजना या जो भी है। 8 रुपये में आपने भी खाना चालू किया, उसके लिए तो आपको धन्यवाद। पर 5 रुपये में जो नाश्ता वसुंधरा सरकार के समय मिलता था, वो आप लोगों ने बंद कर दिया। इसका सीधा सीधा असर गरीब पर पड़ता है, मजदूर पर पड़ता है, जो घर से भूखा निकलता है। 5 रुपये में अगर नाश्ता करके जाता है तो दिन भर मजदूरी ढंग से कर सकता है। गरीबों के बच्चे शहरों में पढ़ने को आते हैं, गरीबों को बच्चों को 5 रुपये में नाश्ता मिल सकता है, वो अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इस पर भी आप गौर करें और ये नाश्ता पुनः चालू करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा को कोचिंग सिटी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। वर्तमान में कोरोना प्रकोप के कारण सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल बंद हो गए थे। कोरोना की कमी को देखते हुए सरकार ने वापस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को और हॉस्टल्स को ये परमिशन दी है कि बच्चे आप रख सकते हो और बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। पर अभी तक जिस प्रकार की मुझे जानकारी है, 15-20% जो बच्चे कोटा के बाहर के हैं वही आ पाए हैं, और आते ही उनमें भी कई बच्चों के कोरोना की बीमारी हो गई है, कोरोना हो गया है। इसलिए प्रवासी बच्चों को कोटा कोचिंग के लिए भेजने में डर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई इस प्रकार के नियम कायदे बनाएं ताकि प्रवासी राजस्थानी या राजस्थान के और हिस्सों के लोग कोटा में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बेखौफ होकर भेज सकें। इस प्रकार का भी, और कोटा शहर पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ सके। आज कोटा की स्थिति, माननीय सदस्य सभापति महोदय, लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं, इनके मूंछों के उससे डर रहे हैं। देखो आप पूरे खाली हो। अरे मेरी बात है ना, संयम किए जा रहे हैं। तारीवाल साहब, कटरिया साहब, ये मूंछों, डॉक्टर साहब, तुम और मैं अपने बच्चे राजपूत अपन कमे क्या किसी से। माननीय सदस्य समाप्त करें अभी तो माननीय सभापति महोदय, किसानों के कर्जों की माफ़ी की बात बहुत की जा रही है, लगातार 2 साल से सुन रहे हैं, और कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष के मुंह से बार बार निकलता था कि सरकार बनते ही 8 दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा। पर मुझे बताते हुए दुख है कि कोऑपरेटिव का कर्जा तो माफ़ हुआ है, पर जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिनसे किसानों ने केसीसी ली है वो अभी तक माफ़ नहीं हुई है। किसान भटक रहा है, कर्जा माफ़ होगा कि नहीं होगा। पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव, कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है कर्जा माफ़ी की तरफ। मैं इस बात के लिए माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सेटलमेंट की योजना बनाई है। जो ओवरड्यू किसान हैं, केसीसी के या ट्रैक्टर के लोन के या दूसरे लोन के, उनके 10% में जो योजना चली है, 10% हिस्से में उनको एनओसी मिल रही है। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। ये अच्छी योजना है, अगर आप भी करते तो निश्चित रूप से आपको भी फायदा मिलता और राजस्थान के किसानों को भी फायदा मिलता। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। ज़्यादातर, माननीय अध्यक्ष महोदय 1 मिनट और। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में ज़्यादातर
ये अडानी अंबानी को छोड़कर ज़्यादातर उद्योगपति हमारे राजस्थान के हैं। राजस्थान में उद्योग धंधा भी लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पर पैदा हुए हैं, वो यहाँ की मातृभूमि से प्रेम, अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। पर सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई योजना बने कि वो अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से इंडस्ट्री लगा रहे हैं अपने स्टेट की तरफ आकर्षित हों, उनके भी मन में है कि हमने पैसा कमाया है, हम भी हमारी मातृभूमि की रक्षा करें। पर सुविधाओं के अभाव में वो इस प्रकार यहाँ पर राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। मैं ये उद्योग मंत्री जी भी यहाँ पर विराजमान है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस ओर विशेष ध्यान देंगे। मान्यवर, सड़क विकास की पहली कड़ी है और सड़कों की स्थिति इस प्रकार की है कि पिछले 2 वर्षों में ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी के ताला ही लग गया है। माननीय सदस्य प्लीज बारह का जिक्र करूं, ऑलरेडी यू आर 6 वसुंधरा मिनट्स अबाउट। सरकार के समय के 38 करोड़ रुपए तो सड़कों के और 6.5 करोड़ रुपए जिन ठेकेदारों ने बिल्डिंग का काम किया उनके आज दिन तक बकाया है। 2 साल में पीडब्ल्यूडी में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा है। 500 तक की आबादी के सब गांव जुड़ गए हैं 2001 की जनसंख्या के हिसाब से। आज 2021 है, मेरी मांग है कि 2021 में जिन गांवों की संख्या 500 या 500 से अधिक हो गई है उनको सड़क से जोड़ने के लिए भी आप कोई प्लान तैयार करें और उन गांवों को शीघ्र सड़क से जुड़वाएं। बाकी से राजकुमार रोड, एक और साहब, एक और दुर्भाग्य से पिछले 2 वर्षों में कानून व्यवस्था की जिस प्रकार की स्थिति हुई है यह किसी से छिपी हुई नहीं है। पर मेरा एक ही निवेदन है कि राजस्थान में साइबर क्राइम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, साइबर क्राइम के लिए हमारी पुलिस एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि साइबर क्राइम की पुलिस को अलग से ट्रेनिंग करवाएं ताकि इस नई बीमारी को रोका जा सके। शेखावाटी में जिस प्रकार से गैंगवार बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम रात दिन सुनने को मिलता है, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय। का जिक्र इन्होंने अभी भाषण में